मेरा नाम कविता है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। इसी छोटी-सी उम्र से ही मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। तभी मेरी शादी मेरे पिता ने 18 साल की उम्र में अपने ही दोस्त के बेटे आशीष से करवा दी थी। आशीष मुझसे बहुत प्रेम करते थे और जब तक वह ज़िंदा थे मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारी ज़िंदगी के 12 साल बड़े ही सुकून से गुज़रे थे। लेकिन उनके अचानक निधन के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दुर्बल कर दिया। उनकी आँखों में मेरा अस्तित्व खटकने लगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक 9 साल का बेटा भी था। और मेरे देवर और जेठ यह बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुझे अभी और इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा संपत्ति पर हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। मैंने जैसे-तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल में शोक के दिन पूरे किए और यह समय खत्म होते ही मेरे जेठ ने फैसला सुना दिया कि अब मुझे यह घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का पति के बगैर इस घर में रहना उचित नहीं है। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वह यह बात क्यों कह रही है। लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि मेरी भाभी 4 दिन से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं उनके कदमों में गिर गई और विनती की कि मुझे इस घर से ना निकालें, बेशक मुझे मेरे पति की संपत्ति में से कोई हिस्सा मत दीजिएगा। लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर ज़रा भी दया नहीं आई और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 9 साल के बच्चे को लेकर मायके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका व्यवहार बुरा होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की नौकरानी बन गई, मुझे खुद ही पता नहीं चला। भाई सारा-सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर के काम-काज से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे ताने देती और अपने किए जाने वाले एहसान जताती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई की बच्ची और मेरा बेटा लगभग एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों का बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन मेरे बेटे को घर में काम-काज के लिए रख लिया और यह बात मुझ पर बर्दाश्त नहीं हुई। मैं दिन-रात उनकी सेवा कर रही थी और वह मेरे बेटे को शिक्षा तक नहीं दिलवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई से आर्य की शिक्षा के बारे में बात की तो भाई ने आर्य का भी स्कूल में एडमिशन करवा दिया और यह बात भी मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुई। घर में आए दिन झगड़ों की शुरुआत होने लगी। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने भाई से कह दिया कि आप कोई बड़ी उम्र का आदमी देखकर मेरा उसके साथ विवाह कर दे, जो मेरा और मेरे बेटे का सारा खर्च उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वह सारी जिंदगी मेरा खर्च नहीं उठा सकता था। उसने रिश्ता करवाने वाली आंटी के जरिए मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। उम्र तो आदमी की 56-57 साल थी, मगर वह एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा आर्य उस रिश्ते पर राजी नहीं हुआ। वह बहुत उदास था। वह कहता माँ आप दूसरी शादी ना करें वरना मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में आर्य के साथ अकेली जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। आर्य को स्कूल में एडमिशन करवाकर मैंने खुद भी उसी समय स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली और बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने विधवा होने के बाद वह समय देखा जब वह एक वक्त की रोटी खाती तो 2 समय खाली पेट गुजारा करती। कभी-कभी मेरी आंखों में यह सोचकर आंसू आ जाते कि जब तक पति का साया मेरे सर पर था, मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे पति के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नजर आने लगे थे। औरत की जिंदगी की खूबसूरती वाकई उसकी जिंदगी में शामिल मर्द के दम से होती है और इस बात का एहसास मुझे मेरे पति आशीष के जाने के बाद बहुत ज्यादा होने लगा था। कभी-कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता। वह नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर-दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी यह बात स्वीकार नहीं थी कि मेरी ज़रूरतें उसका शादीशुदा घर खराब कर दे। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नज़र आ गए थे
और मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी इस नौकरी के साथ-साथ कोई ना कोई छोटा-सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूँ। वैसे भी आर्य बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरतों में बढ़ोतरी हो रही थी। मैंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी-सी दुकान खोली, जहाँ मैं औरतों के श्रृंगार वगैरह का सामान बेचने लगी। आशीष के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल समय गुज़ारा था, लेकिन धीरे-धीरे वक़्त बदलने लगा। मेरी दृढ़ता, मेरी मेहनत और मेरी प्रार्थनाएँ रंग लाई और यह मेरी छोटी-सी दुकान बड़ी हो गई। मैं खुद दुकान भी चलाती थी और आर्य की पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही बीत गए। मेरा कारोबार चमक उठा और मेरी दुकान एक बड़े शोरूम में बदल गई। वक़्त की माँग के मुताबिक मैंने नई चीज़ों का सामान भी बढ़ाया और काम करने के लिए और ज़्यादा विधवा और बेसहारा औरतों को भी अपने साथ रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर सुमित आया। 9 साल के बाद उसे अपनी आँखों के सामने देखकर बीते हुए सारे दुःख ताज़ा हो गए। सुमित को तो पहले इस बात पर यकीन नहीं आया कि मैं ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालकिन बन गई हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वह सर नहीं उठा सका था, जबकि उसे मेरे और आर्य के दुःख का एहसास था। मैंने यह सोचकर सुमित को माफ़ कर दिया कि वह मेरे पति आशीष का भाई है और आशीष अपने छोटे भाई से बहुत प्रेम करते थे। सुमित हमारे घर आने जाने लगा और आर्य से बहुत प्रेम करने लगा था। सुमित का बेटा मेरे बेटे आर्य का ही हम था हम शकल था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया है। वह बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरसता रहा था। आर्य अब 17 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव आ गए थे। मैं दुकान से घर आती तो मुझे खोया खोया सा नजर आता। घर से बाहर निकलता तो रात को देर से घर आता। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली और वह मुझे अक्सर कहती कि पता नहीं दीदी जी, आर्य साहब को क्या हो गया है, पूरा समय अकेले कमरे में बंद रहती है। मैं जब भी आर्य से इस बारे में पूछती हुई तो वह कहता कि परीक्षा करीब है और वह तैयारियों में लगा है। मैंने शुरू से ही आर्य को अच्छे संस्कार दिए थे, इसलिए मुझे उसके बिगड़े जाने का डर नहीं था। वैसे भी वह मेरे देवर सुमित के बेटे विनी के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। आर्य की परीक्षाओं में बस कुछ ही दिन बाकी रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वह बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगा। मेरा काम भी बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चक्कर आकर आर्य के कदमों में ही बेहोश होकर गिर गई। वह मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और फौरन अस्पताल ले आया, जहां पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। यह सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया। मैं डॉक्टर के कमरे में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वह सुनकर तो मेरे होश उड़ गई। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। यह कैसे संभव था कि मैं गर्भवती हो गई थी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं एक विधवा औरत थी। मेरे के निधन को कई साल गुजर गए और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से गर्भवती हूँ। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। तब मैं अपनी रिपोर्ट्स उठाए खामोशी से अस्पताल से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था, मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, माँ सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? अब अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? आर्य के सवालों पर मैं उसे नजरें चुराने पर मजबूर हो गई। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे गर्भवती हुई और वह भी इस उम्र में के हिस्से में। वह तो मुझे चरित्रहीन ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया। मैं अपने पति से अगाध प्रेम करती थी और पति की मृत्यु के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई संबंध था। लेकिन मेरी रिपोर्ट्स फिर किस बात की गवाही दे रही थी कि मेरे पति की जगह कोई और मेरी आंखों के सामने मेरे स्वर्गीय पति का चेहरा घूम रहा था। मैं कभी उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर किसी के
साथ गलत संबंध बनाना तो बहुत अलग बात थी। आर्य के बार-बार पूछने पर मैंने उसे झूठ कह दिया कि कमजोरी की वजह से चक्कर आ रही थी। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा। मेरी बात सुनकर आर्य नाराज होकर कहने लगा कि जब से आप पापा का निधन हुआ है, आप अपना ख्याल नहीं रखती। अब आप रात को जल्दी सो जाया करें। नौकरों के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद करने होते हैं। फिर नौकर रखने का क्या फायदा? और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी चिंता में परेशान रही। मैं जानता हूँ कि पापा के जाने के बाद आपको मेरी ज्यादा चिंता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपना ख्याल ना रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुरा दी। पहले ही मैं आशीष के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिला कर रख दिया। अगर उस वक्त आर्य का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी होती। लेकिन कभी कभी प्रेम और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसके सामने वाले की बुराइयां और कमियां नजर ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं आर्य से कितनी गहरी मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी गलतियों को जान ही नहीं पाई। मैं आर्य के साथ घर आ गई थी और लगातार यही सोच रही थी कि यह सब कैसे संभव हुआ है और मैं दुनिया वालों और अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। इन सब सवालों ने मेरी तबीयत और ज्यादा खराब कर दी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं आर्य भी में भी काफी बदलाव महसूस कर रही थी और इस बात ने मुझे परेशान कर रखा था। उसके टेस्ट में नंबर लगातार खराब आ रही थी और टीचर ने मुझे फोन पर यही बताया कि आर्य का ध्यान नहीं कहीं और ही है। मैं आर्य के बारे में हर बात अब खुलकर सुमित से किया करती थी क्योंकि आर्य उम्र के जिस हिस्से में था उसे पिता की बहुत जरूरत थी। और पिता के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चाचा ही उसके सर पर स्नेह का हाथ रखे और उस पर कड़ी नजर रखे ताकि वह किसी गलत रास्ते पर ना चल बैठे। यह सोचकर मैंने अपने देवर को फोन लगाया और उससे आर्य की पढ़ाई के बारे में बात की। तो वह कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, आर्य पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वह पूरा समय यही बिताता है। इस बात से मुझे काफी तसल्ली हो गई थी। आर्य भी आजकल मेरी बहुत ज्यादा चिंता करने लगा था। उसका यूं मेरी चिंता करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था लेकिन मैं उसका क्या करती जो मेरे पेट में पल रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में है गलती से भी बच्चा गिराने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं यह पता लगाऊं कि बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना ही मैं कहीं आती जाती थी ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा संबंध था। मेरे घर में आर्य के अलावा कोई मर्द नहीं था। मेरे लिए सच्चाई जानना बहुत ही मुश्किल था कि यह सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हुआ था वह मेरी जानकारी में नहीं था। जरूर रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया था। यह सोचकर मैंने अपनी नौकरानी के आगे एक प्रस्ताव रख दिया कि अगर वह एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे कुछ रुपयों का इनाम दूंगी। वह खुशी खुशी रुपयों के लालच में तैयार हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह तक कंबल ओढ़ा दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए वो यहाँ से नहीं उठेगी। और फिर मैं खुद आंगन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास जाकर छुप गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे यह पता चलेगा या नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने रात के अंधेरे में का फायदा उठाकर ही मेरे चरित्र पर यह दाग लगाया। काफी देर वहां खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई थी और फिर जब मैंने मायूस होकर वापस लौटने का इरादा कर लिया तो अचानक से कमरे का दरवाजा खुला था। तब मैं सांस रोककर कमरे के अंदर का दृश्य देखने लगी और यह देखकर मेरी जान निकल गई कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वह सारी रात विनी के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने सुमित को फोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वह उसी के घर मौजूद है। और फिर आर्या इस समय यहाँ क्या कर रहा था? मैं हैरान होकर उसे देख रही थी तो दबे पैर मेरे बेड तक आया था। अब करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी मां समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था।
जिसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सब क्या कर रहा है। कहीं उसने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, ऐसा विचार आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी और अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब आर्य को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, तब उसने धीरे से जाकर मेरी अलमारी में से काफी सारे पैसे निकाल लिए। आर्य की हरकत देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी और ज्यादा चिंतित हो गई थी। मैं एक मिनट भी खुद को कमरे से बाहर ना रोक पाई। मैं तेजी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो आर्य कमरे से बाहर निकला था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से में आर्य से पूछा कि यह सब क्या है, और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी और तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब सच सच बताओ, यह सब क्या हो रहा है, और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में से यह पैसे लेकर कहाँ जा रही हो। मैंने जिंदगी में पहली बार आर्य के मुंह पर थप्पड़ मारा था। यह थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए बताया, मेरे देवर के बेटे विनी ने उसे नशे की लत में फंसा दिया है और उसी नशे के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है और वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात अलग तरह के नशे करता है। आर्य की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सुमित ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि आर्य कह रहा था कि चाचा को अपने बेटे की हर हरकत की जानकारी है। और फिर उसने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। आर्य कहने लगा कि वह रोज रोज रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिला दिया करता था, क्योंकि चाचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वह चाचा की बात ना मानता तो विनी उसे नशा ला कर ना देता। यह बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी जिंदगी में आया भी तो एक नए दुख की कहानी लेकर। मेरे विधवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे दुख नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर उसे घर में चोरी करना सिखाकर जो उसने किया था, वह मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था, मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने पति आशीष की बात याद आई थी, जिससे शादी के शुरू दिनों में मुझे यह बात समझाई कि मेरी आदतों से हमेशा ठीक दूरी रखना, उनसे दूर ही रहना। लेकिन उस वक्त मैं आशीष की बात को समझ नहीं पाई थी, और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। इस बाप ने एक बार फिर मेरी हस्ती बस्ती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने आर्य को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं, और मैं खुद आधी रात को ही सुमित के घर पहुंच गई और उसकी पत्नी के सामने अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वह हक्का बक्का सा रह गया और फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी। आशीष की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया, लेकिन सुमित अपनी अय्याशी की वजह से उस संपत्ति को संभाल ना सका और हर चीज बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वह गुजारा कर रहा था। बाहर से वह लोग अच्छे खासे रहते थे, लेकिन घर के हालात अंदर से बिगड़ चुके थे। वह बच्चों को अच्छे संस्कार भी ठीक तरह से नहीं दे पाया था, और उसका जवान बेटा नशे की लत में डूब गया। जब सुमित ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत खराब होने के साथ साथ मुझ पर भी मैली हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत सुंदर थी। उसने मेरे बेटे को अपना मोहरा बना लिया और उसे नशे की लत में फंसाकर हर रात मेरे साथ कुकर्म करता रहा, यहाँ तक कि मैं गर्भवती हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से शादी के बारे में सोचूंगी और वह खुद मुझसे विवाह कर लेगा। इस तरह वह मेरे जमे कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से आर्य भी उसके रास्ते का रोड़ा नहीं रहेगा। सुमित की सच्चाई जानकर मेरे होश उड़ गए। पहले ही मैंने अपनी जिंदगी में क्या कम तकलीफें उठाई थी, जो सुमित मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उसे कहा कि वह अभी यह सपने देखना छोड़ दे कि मुझे असहाय समझकर वह मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर होकर सहती रह चली जाऊंगी। मैं वहां से निकलकर सीधी पुलिस स्टेशन गई
मैंने सुमित पर केस दर्ज करवा दिया और उसके बेटे विनी पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में धकेला था। वह दोनों बाप बेटा जेल में थे और अपने किए की सजा काट रहे थे। भगवान का करना ऐसा ही हुआ कि मेरा गर्भ खुद ब खुद नष्ट हो गया था। उसके बाद से मैंने कभी दोबारा इस रिश्ते पर भरोसा नहीं किया। आज मैं पलटकर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा विधवा होना भी शायद मेरा अपराध बन गया था। हमारे समाज में एक विधवा औरत को जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? अगर वह अपनी संतान के खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती, तो उसे समाज में इस कदर क्यों अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है? क्या मुझे उस वक्त अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या शादी के बाद मेरे बेटे को वह प्यार मिलता जिसका वह हकदार था? आप सब लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। दर्शकों का, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। और इस तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूँ एक नई और सीख देने वाली कहानी के साथ। थैंक्स।